Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel, and this is the fifth video of UP University Act 1973. Today we will start from the penalties and procedure, अध्याय 12 जिसमें शास्तियां एवं प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धारा 61 में दोष सिद्ध होने पर 3 माह का कारावास या 1000 का अर्थदंड अथवा दोनों हो सकता है। धारा 62 में कहा गया कि बिना शिक्षा निदेशक की पूर्व अनुमति के 61 के संदर्भ में कोई भी न्यायालय दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। धारा 63 में पंजीकृत समितियों द्वारा अपराध, यदि 61 के अंतर्गत अपराध पंजीकृत समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 ने किया है तो अपराध के समय उसके प्रभारी तथा अन्य सदस्य भी पूरी तरह सजा के लिए उत्तरदायी होंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट के धारा 63 में ये साफ साफ लिखा है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो पंजीकृत समिति है उसने अगर उसके प्रभारी ने अगर कोई गलती की है तो सभी सदस्य भी पूरी तरह सजा के लिए उत्तरदायी होंगे। Members shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against the punished accordingly and punished accordingly। अध्याय 13 में विविध बातों की व्याख्या है। धारा 64 यानी धारा 63 तक एक तरह से आप देखें तो एक्टिव धाराएं हैं। प्राधिकरणों के अथॉरिटीज के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 65 कैजुअल रिक्तियों के भरे जाने से संबंधित है। धारा 66 किसी रिक्ति की वजह से कोई कार्रवाई अविधिमान्य नहीं होगी। धारा 67 के आधार पर सभा 2/3 सदस्यों के मत से किसी को भी किसी भी समिति से अपसारित रिमूव कर सकती है। सभा को ये पावर है कि 2/3 सदस्य अगर सहमत हो जाए तो किसी को भी किसी भी समिति से वो हटा सकती है सभा। धारा 68 में किसी भी सदस्य की सदस्यता का विवाद राज्यपाल चांसलर को प्रेषित होगा और उसी का निर्णय अंतिम होगा। 68A के अंतर्गत उप कुलपति को प्रबंध तंत्र के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। वेतन न देने या किसी अध्यापक को सजा देने की स्थिति में उप कुलपति दखल दे सकता है। 68A में अधिनियम की धारा 69 में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी का प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय जो अधिनियम के अनुरूप हों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दाखिल नहीं हो सकता है। धारा 70 के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त दस्तावेज साक्ष्य माने जाएंगे। अस्थायी उपबंध, धारा 71 से 76 तक अस्थायी उपबंध हैं जिसमें एक्ट लागू होने के पहले के अधिकारियों तथा प्राधिकरणों के बने रहने तथा विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय 1920, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1921, आगरा विश्वविद्यालय 1926, गोरखपुर विश्वविद्यालय 1956, कानपुर और मेरठ 1965 को समाप्त करने तथा विभिन्न विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन की व्याख्या है। 25 अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय हो गया। 17 जनवरी 1994 को मेरठ विश्वविद्यालय का नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। 18 जून 1994 को अवध विश्वविद्यालय का नाम राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय। 11 जुलाई 1995 काशी विद्यापीठ को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। 24 सितंबर 1995 आगरा विश्वविद्यालय भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। गोरखपुर को दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। रुहेलखंड को ज्योतिबा फूले के नाम से और पूर्वांचल को 1999 में वीर बहादुर सिंह के नाम से संबोधित किया गया। इसके बाद मित्रों, इस पूरे विश्वविद्यालय अधिनियम को जिसको आपने पढ़ा, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब ये है कि किन किन मुद्दों पर सवाल पूछे जाते हैं। पिछले 15 सालों में हमने बहुत सारी परीक्षाओं को, जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा में जहां विश्वविद्यालय अधिनियम से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हमने सर्च किया तो हमने ये पाया कि कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो हर बार अक्सर पूछे गए, इसलिए मैंने उनको शामिल करने का प्रयास किया है। हो सकता है आपकी मदद हो इसमें कुछ। तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखा गया है। प्रश्न और उत्तर, विकल्प, ये सब नहीं लिखा गया है, सीधे एक लाइन में उत्तर लिख दिया गया है। आप बाकी समझदार हैं,
समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 10/1973 2/9/1973 को 24वें गणतंत्र में लागू हुआ। मित्रों, इस लाइन से 3-4 सवाल पूछे गए। विश्वविद्यालय अधिनियम कब लागू हुआ, यह उस वर्ष का कौन सा अधिनियम था, यह गणतंत्र के किस वर्ष में लागू हुआ आदि आदि। एक्ट के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर पहले से विद्यमान परिनियम तथा अध्यादेश समाप्त हो जाएंगे। कितने समय में समाप्त हो जाते हैं, यह प्रश्न पूछा गया। एससी अनुच्छेद 341 तथा एसटी अनुच्छेद 342 में जिस रूप में संविधान में वर्णित हैं, उसी रूप में एक्ट में भी वर्णित है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भाग 1 अनुसूची 2 पार्ट 1 शेड्यूल 2 में वर्णित है। सभा का चेयरमैन राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालय बिना चांसलर की पूर्व अनुमति के किसी को मानद उपाधि नहीं प्रदान कर सकता है। वीसी की नियुक्ति 3 से अधिक तथा 5 से कम वाले पैनल से राज्यपाल करता है। सर्च कमेटी जो पद रिक्ति के 60 दिन पूर्व गठित होती है, यह पैनल प्रोसाइड करती है, जिसका गठन इस प्रकार होता है। कार्य परिषद से 1 सदस्य नामित करता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 1 सदस्य नामित करता है तथा राज्यपाल 1 सदस्य नामित करता है और वही सचिव होता है। वीसी का कार्यकाल 3+1 6 महीने बढ़ाकर यानी अधिकतम 4 साल। वीसी लगातार 2 बार अपने पद पर रह सकता है। वीसी आकस्मिक परिस्थिति वित्तीय मामलों को छोड़कर निर्णय ले सकता है। वीसी कार्य परिषद शैक्षिक परिषद का एक ऑफिस सदस्य तथा अध्यक्ष होता है। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि शैक्षिक परिषद, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। यदि वीसी के निर्णय से कोई प्राध्यापक प्रभावित होता है तो वह 90 दिन के भीतर कार्य परिषद में अपील कर सकता है। ये सवाल भी आया हुआ है कि कितने दिन के भीतर वह अपील कर सकता है, तो 90 डेज का टाइम उसको प्रदान किया गया है। प्रथम उपकुलपति को 2 वर्ष के भीतर सभी प्राधिकरणों जैसे सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद आदि का गठन कर लेना होता है। प्रथम उपकुलपति की सहायता के लिए कुलपति राज्य सरकार के सुझाव पर शिक्षा, प्रशासन, वित्त से जुड़े विशेषज्ञ उपलब्ध करा सकता है। वीसी के बाद रेक्टर आता है। इसकी नियुक्ति वीसी की सिफारिश पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं मानती है तब वीसी राज्यपाल को सूचित करता है और उसका निर्णय अंतिम होगा। कुल सचिव सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा प्लानिंग बोर्ड का सचिव होगा। ये लाइन महत्वपूर्ण है कि जो कुल सचिव जो होता है वह सभा का भी सचिव है, कार्य परिषद का भी सचिव है, विद्या परिषद का भी सचिव है, प्लानिंग बोर्ड का भी सचिव है और मजे की बात है कि समस्त चयन समितियों का भी वही सचिव होता है। प्रथम कुल सचिव राज्यपाल नियुक्त करता है। नई विधिक नियुक्ति तक डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर एक अध्यापक ही होगा जो रीडर से कम नहीं होगा। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी अध्याय 4 में और प्राधिकरण अध्याय 5 में। सभा की बैठक वर्ष में 1 बार होगी। कोरम हेतु 25 की संख्या अनिवार्य है। सभा की वार्षिक रिपोर्ट अंकेक्षण एवं लेखे वित्तीय अनुमान के लिए सलाहकारी निकाय है। कार्य परिषद स्काउट गाइड के बारे में नियम नहीं बना सकता है। ये लाइन याद रखने वाली है कि कार्य परिषद शायद नियम बनाती है लेकिन स्काउट गाइड के नियम नहीं बना सकती है। वित्त समिति का कोरम 3 सदस्य हैं जिनमें वीसी अवश्य रहे। शैक्षिक परिषद बाहर से 2 विशेषज्ञ नामित कर सकती है। कोरम की संख्या इसमें 12 है। तो सभा की कोरम संख्या 25, वित्त समिति की 3 और एकेडमिक काउंसिल की संख्या 12 है। शैक्षिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल पदेन को छोड़कर 3 वर्ष होगा। शैक्षिक परिषद परिणाम समिति बनाती है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को घोषित करने के लिए परीक्षा परिणाम उपलब्ध कराती है। डीन का कार्यकाल 2 वर्ष। प्रत्येक बोर्ड ऑफ स्टडीज में भाग लेगा, बोलेगा परंतु वोट नहीं देगा। प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन बोर्ड का कोरम 7 सदस्य है। केंद्रीय अध्ययन परिषद का चेयरमैन चांसलर नियुक्त करता है। विश्वविद्यालय का फंड अनुसूचित बैंक में ही जमा होगा। किस बैंक में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करेगी। समन्वय समिति का चेयरमैन चांसलर नियुक्त करता है। अध्ययन परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रथम को छोड़कर इसे समन्वय समिति सभी अध्यादेश एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाती है। एकेडमिक काउंसिल रिजोल्यूशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल इफ इज बीइंग रिजेक्टेड then academic council can approach to the coordination committee। कार्य परिषद वार्षिक रिपोर्ट सभा को प्रस्तुत करती है। ऑडिट वर्ष में 1 बार परंतु 15 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।
वार्षिक विवरण के साथ ऑडिट रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सभा तथा राज्य सरकार दोनों को सौंपती है। चयन समिति का कोरम 3 सदस्य है। अध्यापक प्रमोशन की गाइडलाइन यूजीसी निर्धारित करता है। वेतनमान राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से एग्जीक्यूटिव काउंसिल तय करती है। एससी एसटी ओबीसी एक्ट 94 विश्वविद्यालय के संदर्भ में लागू होगा। एक लाइन यहाँ मित्रों लिखी हुई है जिसका यहाँ से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ठीक है कि आजकल हमारे पब्लिकेशंस को लेकर के तमाम चर्चाएं हैं और पब्लिकेशन वही विधि मान्य है जिन्हें हम यूजीसी लिस्ट में विद्यमान जर्नल्स में पब्लिश करते हैं। उसे हम यूजीसी केयर लिस्ट के नाम से जानते हैं। यूजीसी केयर लिस्ट की देख रेख या इसका मैनेजमेंट ये सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पुणे के द्वारा किया जा रहा है और इसका नाम है कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, CARE। तो ये आपकी जानकारी के लिए आवश्यक है और ये परीक्षा में शॉर्ट फॉर्म के रूप में पूछा भी जा सकता है कि केयर से आप क्या समझते हैं। तो इसी के साथ ये विश्वविद्यालय अधिनियम का 5वां और अंतिम वीडियो समाप्त हुआ। मित्रों, एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि चूंकि PDF बहुत स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको एक बार 2 बार ध्यान से सुने और सुने तब इसके PDF को रिवाइज करने के लिए आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए उपयोगी होगा। आशा है कि विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रत्येक भाग को बड़े विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया और आपके लिए उपयोगी होगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपना ये वीडियो आज यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, वीडियो समाप्त करने के पहले एक निवेदन है आपसे कि चूंकि हमारा पूरा का पूरा विश्व ऐसी महामारी से जूझ रहा है जिसे निकलने के निकट भविष्य में कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए हम इस कोरोना महामारी को बहुत सकारात्मक तरीके से लें, अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में और ज़रूरी परिवर्तन करके हम अपने लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए और पूरे विश्व के लिए एक संपत्ति साबित हों, सबको बचाए रखने का प्रयास करें। इसके लिए जो भी प्रावधान सुझाए गए हैं आपको, लोगों से दूरी बना करके रखना 6 फीट की, कम से कम 20 सेकंड तक अपना हाथ धुलना, हाथ कई बार धुलना, मास्क पहनना, ये सामान्य बातें जो हमको आपको बताई जा रही हैं, इनका तो पालन हमें करना ही है। इसके अलावा भी जो भी प्रिकॉशन हमको समझ में आता है कि कम से कम चीज़ों को आप बाहर जाने पर छुएं, अनावश्यक रूप से बाहर जाने का प्रयास न करें, थोड़ा घूमना टहलना जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मनोरंजन है, तो मनोरंजन इतना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता कि उसके लिए जीवन ही दांव पर लगा दिया जाए। मनोरंजन के बहुत सारे संसाधन आपके घर में उपलब्ध हैं। परिवार में रहिए, बच्चों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, बेहतर कोई क्रिएटिविटी पर फोकस करिए। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप घर में अच्छे से प्रसन्न होकर, जब आप स्वयं में अपने ऊपर यह नियंत्रण लागू करेंगे तब आपको बेचैनी नहीं होगी। जब सरकार या कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको फला तारीख तक घर से बाहर नहीं निकलना है, तब आप विचलित हो उठते हैं, आपका मनोविज्ञान बिगड़ जाता है। आप अपने से तय कर लीजिए कि अरे हो गया, फालतू बाहर जाने की क्या जरूरत है। आप देखेंगे उसी क्षण आपकी मनोदशा बदल जाती है। इसलिए मित्रों, यह मान करके कि हमें मना नहीं किया गया है, हम अपने से ही बाहर नहीं जाएंगे। हमें रोका नहीं गया है, लेकिन हम किसी से अनायास नहीं मिलेंगे। हमें कहा नहीं गया है, लेकिन हम अपनी साफ सफाई के लिए हाथ बार बार धुलेंगे। जब सारी चीज़ें हम स्वयं अपने से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर किसी के कहने से स्वीकार करते हैं तो हमें प्रतिबंध समझ में आता है। और आप जानते ही हैं कि मानव स्वभाव है, कह दिया गया कि उस कमरे में मत जाइए, तो भले उसमें कुछ न हो, लेकिन जाने की पूरी तन्मयता हमारे मन में दिखाई पड़ती है। तो मित्रों, सेल्फ डिसिप्लिन में रह करके इस महामारी से लड़ने का प्रयास करिए और हम अवश्य सफल होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।